नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान इस समय राजनीतिक चर्चाओं और राजनीतिक विवादों की वजह बन गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया, यानी जो दूसरी आजादी की बात उन्होंने की कि दूसरी आजादी नहीं, वास्तविक आजादी, यानी ट्रू फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की उन्होंने बात की। और ये वास्तविक आजादी का जिक्र उन्होंने किया कि पिछले साल 22 जनवरी 2024 को तब मिली जब देश में अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसको कह रहे हैं कि यह वास्तविक आज़ादी है। इसका मतलब यह है कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो वास्तविक आज़ादी नहीं थी। इसको लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से मोहन भागवत को पर हमला किया है, जिस तरह से उन पर आक्रमण किया है शब्दों का, उन्होंने कहा कि ये आरएसएस की विचारधारा है, सोच है, जो लगातार आरएसएस के नेताओं के जरिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के जरिए और आरएसएस की विचारधारा से पोषित भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के जरिए अक्सर सामने आती रहती है। इनका संविधान में भरोसा नहीं है, इनका देश की व्यवस्था में भरोसा नहीं है, और यहां तक कि जो आजादी मिली है, आजादी को पाने के लिए लोगों ने जो कुर्बानी की है उस पर भरोसा नहीं है। इसको लेकर जबरदस्त हमला चल रहा है आरएसएस प्रमुख पर, और आरएसएस प्रमुख इस मामले में एकदम अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि ये मुद्दा संविधान से जुड़ा हुआ है, और अगर आप देश की आज़ादी को 1947 में नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब कि आज़ादी से जो बना संविधान है आज़ादी के बाद, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ भी आरएसएस प्रमुख को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जरूर हमलावर है, लेकिन वो बयान क्या है? राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि वो लगातार बीजेपी, आरएसएस और इनके जरिए जो शासन किया जा रहा है, यानी उन्होंने इंडियन स्टेट का जिक्र किया, उसके खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो गया है, और आरएसएस प्रमुख को जबरदस्त झटका लगा है राहुल गांधी के इस बयान से और उनके इस आक्रामक तेवर से। अब वो इस मामले में बिल्कुल अलग थलग पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हों, अब चूंकि आरएसएस प्रमुख का बचाव इस मामले में वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयान के एक शब्द को लेकर, और वो भी उस शब्द को लेकर जो सीधे सीधे संविधान में लिखा हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। इसका पूरी तरह से लग रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने इस बयान को लेकर उलझ गए हैं, अपने ही जाल में उलझ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से उनके पिछले दिनों कुछ बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नाराजगी रही और वो सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बयानों के विपरीत काम कर रहे हैं। मसलन जिस तरह से उन्होंने हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की बात की थी, और यह भी कहा था कि मंदिर मस्जिद का धार्मिक विवादों को मुद्दा एक हवा देकर कुछ लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बयानों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफी प्रतिक्रिया हुई। खुलकर तो किसी ने निंदा नहीं की मोहन भागवत के बयान की है, और चूंकि वो कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसको लेकर मोहन भागवत के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाराजगी देखने को सामने आई। शायद ये उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण को, प्राण प्रतिष्ठा को एक दूसरी आज़ादी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस मामले में बिल्कुल अलग थलग पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। असल में समीर जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को मुख्य मुद्दा बना दिया, और अभी भी राहुल गांधी उस संविधान के मुद्दे को पकड़े हुए हैं। मोहन भागवत का ये बयान जो था, ये सीधा सीधा बूमरैंग कर गया, और मोहन भागवत ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया। चूंकि मोहन भागवत सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई को नकार रहे हैं, देश की आज़ादी को नकार रहे हैं और देश के संविधान को नकार रहे हैं। यानी सीधा सीधा राहुल गांधी ने जो कल जोरदार हमला किया कि ये मोहन भागवत देशद्रोह कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में होते तो अब तक गिरफ्तार हो गए होते हो, देशद्रोह का मुकदमा चलता। जाहिर सी बात है समीर जी, अगर चीन में होते और इस तरीके की मोहन भागवत ने कोई बात कही होती तो अब तक लैंप पोस्ट पर उल्टे लटका दिए गए होते। तो लेकिन चूंकि यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो इसलिए यहाँ किसी को भी मतलब जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसको संविधान के खिलाफ बोलने की भी इजाजत है, देशद्रोह करने की भी इजाजत है, और देश के संविधान का अपमान करने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान करने की उसको आज़ादी है। ये आज़ादी जो है ये नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मिली है लोगों को। तो इसलिए किसी को लगता है कि 2014 में आज़ादी मिली और
मोहन भागवत को लगता है कि 22 क्या था जनवरी थी, ये जो भी था 2024 को, वो 22 जनवरी को वो देश को आज़ादी मिली, ये मोहन भागवत को लगता है। तो मोहन भागवत ठीक है आज़ाद हुए होंगे, पहले उससे गुलाम रहे होंगे, हालांकि ये तो गुलाम रहे हैं, आरएसएस तो गुलाम रहा है अंग्रेजों का, तो ये ठीक है, इनको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने देश का जो अपमान किया उससे अब ये घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बचाव इसलिए नहीं कर पा रही है मोहन भागवत का, क्योंकि जैसे ही बचाव करने उतरेगी वैसे ही ये शुरू हो जाएगा कि हाँ अब वास्तव में ये खुलकर आ गए और संविधान के खिलाफ हैं। चूंकि मोहन भागवत ने सीधा सीधा संविधान के ऊपर हमला किया है, मोहन भागवत ने सीधे सीधा शहीद आजम सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तमाम ऐसे जो आज़ादी के नायक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ऊपर हमला किया है। तो ये चूंकि इन्होंने अंग्रेजों से मिले हुए थे ये लोग, और ये देश की आज़ादी में कहीं नहीं थे, इसलिए इनका ये तो समझ में आता है कि ये आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ नहीं, लेकिन इस तरीके से खुलकर सामने आ जाएंगे ये नहीं समझा जाता है कि मोहन भागवत खुलकर सामने आ गए। जी बिल्कुल, ये और यही बात जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज़ादी की पूरी की पूरी जो आज़ादी की लड़ाई थी, स्वाधीनता संग्राम था, उसको किस तरह से खारिज कर रहे हैं। कोशिश हमेशा करते रहे हैं और आज़ादी के तमाम नायकों को खारिज करते रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उस पूरी की पूरी आज़ादी को ही खारिज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको लेकर जबरदस्त हमला बोला और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस मामले में मोहन भागवत को जिस तरह से घेर रहे हैं, और चूंकि यह संविधान से जुड़ा मुद्दा है, देश की आजादी से जुड़ा मुद्दा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी साथ मोहन भागवत को नहीं मिल पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बीच मोहन भागवत के तमाम बयानों से वैसे भी नाराज रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के निशाने पर जिस तरह से मोहन भागवत आ रहे हैं, घिरे हुए नजर आ रहे हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा साबित होने जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस मुद्दे पर। उन्होंने मोहन भागवत की आलोचना की है और कहा है कि राहुल गांधी ही वास्तव में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनते हैं पवन खेड़ा को, मोहन भागवत पर उन्होंने भी जमकर हमला बोला है। साथियों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़े लगभग 7.5 दशकों से ऊपर हो चुका है, लेकिन एक मुखबिरों का गिरोह, एक गैंग अंग्रेजों ने बनाया था 100 साल पहले। 100 साल इसी साल उनको पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुखबिरी करता रहा, देश को कमजोर करता रहा, देश को स्वतंत्र करने का जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसको कमजोर करता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे इसको सैबोटाज किया जाए। ये इनकी असलियत है। और अब एक बीमार आदमी, पूरी तरह से बीमार आदमी मोहन भागवत कहता है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली। ये शब्द भले मोहन भागवत के होंगे, ये पीड़ा, ये दर्द गुरु गोलवालकर का है। गुरु ये मानते हैं उसको, हम नहीं। गुरु गोलवालकर वो आदमी है जो 1947 तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करता रहा, और उसको दर्द इसी बात का था ये कैसा संविधान आ गया जो दलितों को आरक्षण देता है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात करता है। ये कैसा संविधान। उसको दर्द इस बात का था ये तिरंगा कैसे आ गया, और वो दर्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक है। इसी सदी की शुरुआत में 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 सक्रिय सदस्य नौजवान लोग घुस गए रेशम बाग में, नागपुर में, और फहरा दिया उन्होंने तिरंगा। उनको जेल करवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। नागपुर की अदालत में बड़ा लंबा चला यह केस, फिर अदालत से वो बरी हुए। दिलीप चत्तानी, बाबा मेंढे और उनके साथी ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। इनकी नफरत जो इनके अंदर भरी हुई है कांग्रेस पार्टी के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, सरदार पटेल के प्रति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति, सुभाष चंद्र बोस के प्रति, वो नफरत बार बार अलग अलग शब्दों से दिखाई देती। आप कांग्रेस से नफरत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ लेंगे आपसे, हम आपको सिखा भी देंगे, लेकिन आपकी ये नफरत जो कांग्रेस के खिलाफ है ये अब देशद्रोह का रूप ले रही है। तभी मैं आपको बीमार कहता हूं मोहन भागवत जी।
यू आर अ सिक मैन। और इस बीमारी का इलाज ये देश जानता है कैसे करना है। आपकी औकात में अगर आप खुद नहीं रहेंगे तो ये देश आपको आपकी औकात याद दिला देगा, भूलिएगा नहीं। हो सकता है हमसे कोई चूक हुई होगी कि आपको सही वक्त पे आपकी औकात नहीं दिखाई, लेकिन इस देश से कभी चूक नहीं होती। इलाज कराइए, आप बीमार हैं मोहन भागवत जी। तो बीमार आदमी है मोहन भागवत, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। बहुत ही तल्ख टिप्पणी शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर इस तरह से पवन खेड़ा नहीं करते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता बचते हैं कि किसी के व्यक्तिगत तौर पर किसी के खिलाफ इस तरह से सख्त लहजे में, सख्त भाषा में उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मोहन भागवत को लेकर जिस तरह से पवन खेड़ा ने कहा है अमलेंदु जी, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भीतर उनके इस बयान को लेकर कितना गुस्सा है। और जाहिर सी बात है, चूंकि कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है, स्वाधीनता आंदोलन में उसकी जिस तरह से भागीदारी रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए और उसी को ये पूरी तरह से उसी आजादी को खारिज करने की बात अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह गुस्सा होगा और वो गुस्सा दिखाई पड़ेगा। और यही चीज वो कह भी रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस को अंग्रेजों ने बनाया, इसलिए उनको अंग्रेजों से मिली हुई आजादी को आजादी वो नहीं मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अंग्रेजों से मिली हुई आज़ादी को आज़ादी नहीं मान रहे हैं। और ये साफ समझ में आ रहा है कि मोहन भागवत जो है वो किस तरीके से जो राहुल गांधी का आरोप है सीधा सीधा कि देशद्रोह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यही शब्द इस्तेमाल किए कि अगर किसी मतलब ये देशद्रोह है कि आप जो है आज़ादी नहीं मान रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली है। तो ये सीधा सीधा देशद्रोह है, ये जो है वो बता रहे हैं राहुल गांधी। और देश भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए पूरे देश भर में जो है इसके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। इधर एक ब्रेकिंग खबर ये है समीर जी कि भारत के चुनाव आयोग ने जो है राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोग करने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से AI द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक सामग्री का उचित रूप से खुलासा करने और लेबल लगाने को भी कहा है। चुनाव आयोग ने प्रचार में AI द्वारा उत्पन्न सामग्री के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों को एक सलाह जारी की है। आपको याद होगा कि बीच में जो था वो AI के जरिए तैयार किया गया था कि बाबा साहब जो है वो अमित शाह को भी आशीर्वाद दे रहे हैं और अरविंद को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सब AI का जो है गलत इस्तेमाल जो है इसको लेकर वो किया है और ये किया है कि इसमें आप अपना डिस्क्लेमर लगाइए कि AI द्वारा ये जनरेट किया है, बना हुआ। जी, तो ये चुनाव आयोग की सलाह है। और चूंकि AI के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती आर्टिफिशियल है लेकिन लगता है कि वो वास्तविक है, और अगर उस पर ये जानकारी नहीं दी जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें वास्तविक लगेंगी और एक तरह से ये उसका इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। तो ये एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और ये निश्चित तौर पर आगे भी जारी रहेगी। और बात हम लोग जो कर रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के निशाने पर मोहन भागवत हैं, कांग्रेस पार्टी के निशाने पर मोहन भागवत हैं, और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत ही तल्ख शब्दों में, बहुत ही कहिए कि गंभीर तौर पर इस पर टिप्पणी की, मोहन भागवत की आलोचना की और उनकी निंदा की। और मोहन भागवत की ही नहीं, वो बता रहे हैं कि ये किस तरह से आरएसएस की यही विचारधारा है जो गाहे बगाहे उनके लोगों की जबान पर आ जाती है। वो छिपाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें इतना डूबे हुए हैं, उनके पूरी की पूरी उनकी संस्कृति में वो चीजें रची बसी हैं कि वो जबान पर आ ही जाती है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है, बेहद तल्ख भाषा में उनका ट्वीट भी है। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि मूर्ख भाजपाइयों, जरा सा गूगल कर लेते तो देश और स्टेट में अंतर पता चल जाता। स्टेट तुम्हारी निकम्मी सरकार है, तुम्हारी निरंकुश एजेंसियां हैं जो संघियों से भर चुकी हैं, और 100% हमारी लड़ाई इनसे है जो हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और जीतेंगे। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत का ये जो ट्वीट है, राहुल गांधी जब मोहन भागवत की आलोचना कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का जो नया मुख्यालय बना है भवन, उसके उद्घाटन के समय, उसमें उन्होंने ये सारी बातें कहते हुए ये कहा था, हम उस भाषण को भी सुनवाएंगे आपको, राहुल गांधी ने क्या कहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से तमाम संस्थाओं पर आरएसएस और के लोगों को ने कब्जा कर रखा है, बीजेपी ने तमाम संस्थाओं को अपने पार्टी का एक आनुषंगिक संगठन बना रखा है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो उसमें उन्होंने इंडियन स्टेट का जिक्र किया और उसी की बात कर रही हैं
सुप्रिया श्रीनेत कि इंडियन स्टेट का क्या मतलब होता है, और वो मतलब लिखा हुआ है संविधान में, संविधान के आर्टिकल 12 में, जहां मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो उससे ठीक पहले स्टेट को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य होता क्या है। लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं राहुल गांधी पर, बिना सोचे समझे कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। और चूंकि मोहन भागवत का बचाव कर नहीं सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी के उस भाषण को सुनाएंगे आपको, लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत को के मुद्दे पर आरएसएस और मोहन भागवत तो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना मुश्किल हो गया है। अमलेंदु जी, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बचाव ही नहीं कर पा रही है मोहन भागवत का, उनके समर्थन में एक बात नहीं कह पा रही है। वो कहे ना भारतीय जनता पार्टी की यहाँ देश को आज़ादी जो है वो 22 जनवरी 2024 को ही मिली है, जो मोहन भागवत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो ये कहे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कहें खुलकर, अमित शाह कहें, जेपी नड्डा कहें, इसको खुलकर, हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है इनकी मोहन भागवत के समर्थन में उतरने की। लेकिन अमलेंदु जी, एक चीज और भी है, अगर बीजेपी की बात की जाए और आरएसएस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आज़ादी वास्तव में मिली कब। 1947 को तो शायद नहीं मानते हैं, जैसा लग रहा है बातचीत से और जिस तरह से आरोप लगा रहा है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। कभी 2014 में आज़ादी मान लेते हैं, कभी अब वास्तविक आज़ादी अब 2024 में मान लेते हैं। तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम आज़ाद हुए हैं कि नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, ये असल में अभी तक गुलाम है, और चूंकि इनकी मानसिकता गुलामी वाली है और ये अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, चूंकि इनके ऊपर आरोप है कि अंग्रेजों से मिले हुए थे। राहुल गांधी तो खुलकर कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुलकर कह रहे हैं, पवन खेड़ा भी खुलकर कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये तो डॉक्यूमेंट्री सब चीज़ें हैं जो कि इतिहास में दर्ज है, पन्नों में दर्ज है, सबके डॉक्यूमेंट हैं। तो ये इसीलिए इनको जो है ये आज़ादी समझ में नहीं आ रही है। तो इसीलिए जो है मोहन भागवत जो कुछ बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत का बचाव नहीं कर पा रही है। चूंकि जैसे ही इसके मोहन भागवत के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, भारतीय जनता पार्टी खुद बुरी तरह से घिर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। मोहन भागवत को अकेला छोड़ दिया है, जबकि उनके गुरु हैं मोहन भागवत, उनके समर्थन में आना चाहिए, नरेंद्र मोदी को समर्थन में उतरना चाहिए, अमित शाह को उतरना चाहिए, जेपी नड्डा को उतरना चाहिए, लेकिन कोई भी जो है मोहन भागवत के समर्थन में उतर नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसी वजह से चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद घिरी हुई है, संविधान के मुद्दे पर घिरी हुई है, अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया राज्यसभा में, उससे घिरी हुई है। और अब एक नया मुद्दा आरएसएस के प्रमुख ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को घिरने का और विपक्ष को उन्हें घेरने का, कि उन्होंने एक सीधे तौर पर कह दिया है कि वास्तविक आज़ादी हमें 1947 में मिली ही नहीं, वो अब मिल रही है, यानी 1 साल पहले मिली हुई है। तो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी बचाव नहीं कर पा रही है। लेकिन एक बात यह भी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मोहन भागवत के पिछले कुछ समय से जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं हिंदुत्व को लेकर और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर, उससे उनमें नाराजगी है और उसको बैलेंस करने की कोशिश की या उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की मोहन भागवत ने, लेकिन खुद गिर गए उसमें। तो एक इस तरह की भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि बीजेपी के नेता चाहते भी नहीं कि वो उनका बचाव करें। हाँ, नहीं चाहते भी नहीं, और बल्कि खुश हो रहे हैं कि अच्छा, बहुत मोदी जी को हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, बहुत मोदी जी को सीख दे रहे थे कि ईश्वर नहीं बनना चाहिए, मनुष्य बनना चाहिए। मोदी जी तो बन गए मनुष्य, देखो कह दिया उन्होंने मनुष्य बन गए, अब तुमको फंसा दिया मोदी जी ने। हो भी सकता है समीर जी कि राहुल गांधी के कहने के बाद कि मोहन भागवत ने ऐसा कहकर देशद्रोह किया है, मोहन भागवत की गिरफ्तारी करवा दें मोदी जी, ये बताने के लिए कि मोदी जी तो संविधान के साथ खड़े हुए हैं, चूंकि संविधान को लेकर घिरे हुए हैं बहुत ज्यादा मोदी जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, हाँ, किसी को बख्शने वाले नहीं हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान किया अमित शाह ने, उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भागवत की गिरफ्तारी भी करवा सकते हैं मोदी जी, उनके मन में अगर आ जाए ये मसला, अगर तूल पकड़ जाएगा तो अब देखते हैं कि होती है गिरफ्तारी की नहीं होती है। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर लेकिन मोहन भागवत जिस तरह से घिरे हुए हैं, तो उनको कांग्रेस ने जिस तरह से घेरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी बचाव नहीं कर पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी खुद इस तरह के मुद्दों पर घिरी हुई है, खास तौर पर जो संविधान का मुद्दा है। अब 18 तारीख को पटना में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित होने वाला है संविधान सम्मेलन, राहुल गांधी भी उसमें पहुंचेंगे बिहार के पटना में। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां वैसे ही इस समय बहुत गंभीर चल रही हैं, वहां लगातार उथल पुथल की खबरें आ रही हैं, राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें अब एक बार फिर जब 18 तारीख को संविधान सम्मेलन होगा तो मोहन भागवत का यह बयान भी चर्चा में होगा और पूरी क्रोनोलॉजी इसकी जो है कि किस तरह से संविधान को बदलने और संविधान को पूरी तरह से
बदल देने की जो एक मंशा पाल रखी है भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने, उसको ये मोहन भागवत का बयान किस तरह से पुष्ट करता है, निश्चित तौर पर वो मुद्दा भी उसमें उछलेगा। संविधान को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उस पर बैकफुट पर रही, बचाव करती रही, लेकिन बचाव कर नहीं पाई। 400 पार का नारा उसने इसलिए दिया, वो पार्टी के नेताओं ने कहा भी कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। अब मोहन भागवत जिस तरह से कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संविधान के प्रति सोच क्या है, वो दिखा रही है कि संविधान में कितनी निष्ठा है। चाहे उसको माथे से लगाए, चाहे साथ लेकर चले, चाहे सिर पर लगाए, कितना भी कहे, लेकिन वास्तव में संविधान को दिल से मानते नहीं है। और ये बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं और राहुल गांधी इस पर लगातार घेर भी रहे हैं और ये घिर भी रहे हैं। मतलब मोहन भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब जो है राहुल गांधी के इस दांव में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और ये खुद साबित कर रहे हैं कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, ये खुद साबित कर रहे हैं। तो मोहन भागवत का सीधा सीधा बयान जो है भारत विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये तो साफ तौर पर नजर ही आता है। राहुल गांधी ने इस पर जबरदस्त तरीके से घेर दिया है। समीर जी बिल्कुल, तो राहुल गांधी ने इस पर जबरदस्त तरीके से घेर दिया है। और अब जब 18 तारीख को पटना में अमलेंदु जी संविधान सम्मेलन होने वाला है, पटना बिहार में जिस तरह से राजनीति चल रही है, उन सारी चीजों को, और देखा जाए कि मोहन भागवत ने 2015 में भी एक बयान दिया था, आरक्षण की समीक्षा की बात उन्होंने कही थी कि अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, समय आ गया है। 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था। तो एक कॉन्फिडेंस बोल रहा था और उस कॉन्फिडेंस में अपने मन की बात जब कही मोहन भागवत ने, और उसके बाद बिहार का चुनाव किस तरह से प्रभावित हुआ, एक बार फिर मोहन भागवत का यह बयान आया है जिसमें वो आजादी को ही एक तरह से खारिज करते दिखाई पड़ रहे हैं। और अब वो फिर बिहार में जब ये सम्मेलन होने वाला है, आजादी ये संविधान सम्मेलन होने वाला है, तो और बिहार में राजनीतिक गतिविधियां उथल पुथल वाली चल रही हैं, इसको देखते हुए बिहार की राजनीति पर और फिर देश की राजनीति पर मोहन भागवत के इस बयान का एक दूरगामी प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को फंसाता हुआ भी लग रहा है समीर जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में अब ये समर्थन नहीं कर सकती मोहन भागवत का कि आज़ादी जो है वो साहब मिली है आपको 2024 में और 22 जनवरी को। तो अगर ये बीजेपी इसका समर्थन करती है तो बीजेपी खुद पूरी तरीके से घिर जाएगी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और ये देखा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोहन भागवत के बचाव में नहीं उतर पा रही है। मोहन भागवत अलग थलग पड़ गए हैं और इसीलिए ये आशंकाएं या संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी हो सकता है कि अब गिरफ्तारी करवा लें मोहन भागवत की, चूंकि मोहन भागवत के खिलाफ देश में माहौल बनना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने भी कल बहुत कड़े शब्दों में मोहन भागवत को चेतावनी जारी की है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ कहा ही, ये यहां तक कह दिया कि इनका निकलना जो है बाहर मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल उसी समय जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उस समय उन्होंने भी बहुत तल्ख टिप्पणी की और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मामले में मोहन भागवत की निंदा की है, उनके खिलाफ बयान दिया है। एक बार सुनते हैं गौरव गोगोई को, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर मोहन भागवत आ गए हैं और इसमें जो एक दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर मोहन भागवत का बचाव कर भी नहीं पा रही है। बचाव करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि यह ऐसा बयान है जिस पर वो बचाव नहीं कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह से जो 10 साल पहले उन्होंने बयान दिया था बिहार में कि आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। ये सारी चीजें जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी की सोच संविधान को लेकर, देश की आजादी को लेकर और देश की आजादी के लिए लड़ने वाले मरने वाले लोगों को लेकर किस तरह की रही है। सुनते हैं गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने काफी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हजारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया। और कहीं न कहीं भगवान राम का भी इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी दी, कहीं न कहीं श्री भगवान राम का भी उन्होंने निरादर किया। और इसीलिए इस टिप्पणी की निंदा हम पूरी पार्टी और पूरे देश को करनी चाहिए।
तो गौरव गोगोई कह रहे हैं कि इस बयान की निंदा पूरे देश को करनी चाहिए और वास्तव में यह दिख भी रहा है कि पूरे देश में निंदा हो रही है। जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बयान राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीति से जुड़े हुए न जुड़े हुए लोग यानी गैर राजनीतिक लोगों की ओर से जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसको देखते हुए यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि मोहन भागवत किस तरह से अपने ही जाल में उलझ गए हैं। बिल्कुल, मोहन भागवत अपने ही बुरे जाल में उलझ गए हैं। और किया तो था उन्होंने इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है उसको संतुष्ट करेंगे और ये बताएंगे कि आज़ादी कब मिली और कब नहीं मिली और किसको 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी को आज़ादी मानते ही नहीं है। लेकिन ऐसा करके बुरी तरीके से मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को फंसा दिया है। आरएसएस तो हालांकि शुरू से विरोधी रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का, आज़ादी का भी इन्होंने विरोध किया था। यहाँ तक कह दिया था कि ये तिरंगा झंडा जो है इसमें 3 रंग नहीं अशुभ होता है, ये तक आरएसएस ने कह दिया था। और बहुत दिनों तक और मोहन भागवत के गुरु जो गुरु गोलवलकर कहलाते हैं, वो तो 22 अगस्त 1947 को ही पंजाब के फगवाड़ा में कह रहे थे कि जो अभी आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं ये खुद अंग्रेजों से कहेंगे कि लौट कर आ जाओ। ये मतलब ये सोचते थे कि देश को आज़ादी मिल गई है तो कांग्रेस जो है वो देश को नहीं चला पाएगी और अंग्रेजों से फिर लौट कर आने के लिए कहेगी। ये इन्होंने 70 साल इसी में गुजार दिए समीर जी कि ये अंग्रेज लौट कर फिर से आएंगे। ये इंतजार करते हैं कि अंग्रेज लौट कर आएंगे और आज भी ये इंतजार कर रहे हैं कि अंग्रेज लौट कर आ जाए। मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं खासतौर से, वो सब इसी तरीके की हैं जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां थी उसी तरीके की हैं। और इसीलिए बार बार जो है राहुल गांधी ने भी कहा था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये दूसरी जो है ये काले अंग्रेज जो है ये आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा है। और ये राहुल गांधी लगातार जो आरएसएस की ये विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो इस तरह की उस विचारधारा से प्रेरित नीतियां हैं, उसके कार्यक्रम हैं, उनकी वो लगातार आलोचना कर रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने यही बात कही है कि वो उनकी इन नीतियों से, उनकी जो साजिश है, साजिश शब्द का इस्तेमाल बार बार राहुल गांधी करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसी बात को लेकर अब मोहन भागवत घिरे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयान में एक शब्द को लेकर, एक ऐसे शब्द को लेकर जो कि संविधान में लिखा हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। लेकिन उस पर वो भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो संविधान में उसका उल्लेख है, इंडियन स्टेट का, उसकी व्याख्या उसमें की गई है। तो अब इस मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी घिरती नजर आ रही है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आरएसएस प्रमुख का यह बयान निश्चित तौर पर आजादी के आंदोलन को खारिज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, देश की आजादी को खारिज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और देश के संविधान को, संवैधानिक व्यवस्था को खारिज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वास्तविक आजादी की बात अगर वो करना चाहते रहे हैं तो इसका मतलब कि वो जो देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसको पूरी तरह से वो खारिज कर रहे हैं। और यही बात राहुल गांधी लगातार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि वो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को खत्म करना चाहते हैं और वो अपना, उनका जो एजेंडा है, जिस तरह की उनकी सोच है, उसी के आधार पर देश की व्यवस्था को चलाने की कोशिश करना चाहते हैं। यही बात 400 पार का नारा जब दिया गया लोकसभा चुनाव में, और तब यह कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, उस समय के सांसदों ने यह कहा कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि 400 सीटें आए और देश के संविधान को बदला जा सके, सीधे तौर पर आरक्षण को खत्म किया जा सके। इस तरह की बातें कही गई। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और पूरी की पूरी एनडीए को किस तरह से उठाना पड़ा कि सीटें जो है वो इस कदर आ गई कि बहुमत तक नहीं मिल पाया। और अब ये स्थिति है कि वो अपने सहयोगी दलों की एक उसकी मर्जी पर, उनकी कृपा पर टिकी हुई है। लगातार सहयोगी दल उसको धमकी दे रहे हैं, अपने ही बयान, अपने ही जो तमाम फैसले हैं उनसे सरकार को, उन्हें पलटना पड़ रहा है। इस सरकार को, ये अब वो सरकार चल रही है जो पहले मोदी जी कहा करते थे कि ये मोदी की सरकार है, और अब कहना पड़ रहा है कि ये हमारी सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका नुकसान उठाना पड़ा और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन भागवत का बचाव करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मोहन भागवत आरएसएस के लीडर हैं, लेकिन लगातार इस मुद्दे पर जिस तरह से वो घिरे नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी अपनी सरकार ही इसमें उनका बचाव नहीं कर पा रही है। सुनते हैं एक बार कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। दिग्विजय सिंह ने भी इस पर टिप्पणी की है और कांग्रेस के कई नेता लगातार आलोचना कर रहे हैं, मोहन भागवत की निंदा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने मोहन भागवत के इस बयान पर।
अच्छी आज़ादी मिली नहीं थी 1947 में। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह जैसे लोग, जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने देश के लिए शहादत दी, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इस आज़ादी की लड़ाई में, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद साहब और अनेकों लाखों लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो पूरा परिवार जेल में था। उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब जेल में काटी। तो ये अपमान है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में लाठियां खाई, गोलियां खाई, जबकि आरएसएस के लोग ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग, अब विश्व हिंदू परिषद तो बाद में आया, हिंदू महासभा के लोग, जिनको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, मुस्लिम लीग के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ। तो ये अपमान किया है मोहन भागवत जी ने, उनको माफी मांगना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की निंदा कर रहे हैं जो उन्होंने देश की आज़ादी को लेकर दिया, और कहा कि वास्तविक आज़ादी हमें 22 जनवरी 2024 को मिल रही है। लगातार इस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं मोहन भागवत, और एक ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र की सरकार भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है, उनका बचाव नहीं कर पा रही है। तो बुरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि वो अपने ही जाल में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को काफी एम्बेरेसमेंट का सामना करना पड़ा, यानी उनको उस मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनके बयानों को लेकर, क्योंकि वो जिस तरह के काम कर रहे हैं उसी की आलोचना करते दिखाई पड़े मोहन भागवत। और अब उनके बयान का बचाव करने के लिए बीजेपी का कोई नेता नहीं उतर रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अभिनेता, जो सीनियर अभिनेता हैं, एक्टर हैं, सैफ अली खान, मुंबई में उनके घर पर उन पर हमला किया गया है। अमलेंदु जी, क्या खबरें हैं और ये हमला किसने किया, क्यों किया, कुछ पता चल पाया है अभी? हाँ, अभी ये तो पता नहीं चल पाया है कि क्यों, मतलब किसने किया। अभी तक जो खबरें वो ये कि कोई चोर जो था वो घुसा था घर में और चोरी करते हुए उसको पकड़ लिया, तो उस पर उसने हमला किया सैफ अली खान पे। उनका लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनको वहाँ सर्जरी उनकी पूरी हो चुकी है, यानी वो खतरे से अभी मतलब ऑब्जर्वेशन पे हैं, लेकिन खतरे से अभी बाहर बताए जाते हैं, उनकी पूरी हो चुकी है। और ये फिलहाल जो उनके घर पर काम करने वाले नौकरों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, ये है। और वो सर्जरी करा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ चुके हैं, खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत में सुधार है। ये अभी की ताज़ा खबर मिल रही है। ये खबर मिल रही है, सैफ अली खान अभिनेता हैं, काफी सीनियर एक्टर हैं, उनके ऊपर उनके घर में घुसकर हमला किया गया है। अमलेंदु जी बहुत ही सुरक्षा में रहते हैं, और मुंबई जैसी जगह पर जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां इस तरह से एक एक्टर के यहाँ हमला हो जाता है। हालांकि हम अपने न्यूज रूम के साथियों से कहेंगे कि अगर इसमें कोई अपडेट हो और डिटेल हो तो वो लेकर आए। हाँ, आंचल लेकर आई है कुछ अपडेट। जी बताएं आंचल, क्या खबर है? जी पहले तो मैं ये बता दूं समीर जी कि जिस तरीके से रात को 2 बजे के करीब ये हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला है, और इसको लेकर कानून व्यवस्था पर भी लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। और ऐसे में जो पुलिस है, उन पुलिस के डीसीपी दीक्षित गोदाम का बयान आया है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से हमला हुआ, रात के 2 बजे के करीब ये हमला हुआ था, और इस हमले के पीछे की जो वजह है वो चोरी बताई जा रही है, कि चोरी की मंशा की वजह से ये हमला हुआ था। उनका ये बयान आया है कि जो अभी हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से हमने 7 टीमें गठित की हैं, इसकी जांच की जा रही है, और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, और आगे इसकी जांच जो है की जा रही है। तो जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक और हालांकि प्रतिक्रिया जरूर आ रही है राजनीतिक दलों की, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से कोई अगर चोर चोरी के मकसद से भी घुसा है तो कैसे वहां पर घुस जाएगा। निश्चित तौर पर उनकी अपनी सुरक्षा भी रहती है और सरकार की जो सुरक्षा है वो भी वहां पर रहती है। बहुत ही एक पॉश इलाके में रहते हैं सैफ अली खान। अभी जो है पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जांच की जा रही है, और इसके अलावा जैसे विपक्ष है वो लगातार हमलावर है सरकार पर, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की घटना देखने को मिली थी
जहाँ पे बाबा सिद्दीकी की जान ले ली गई थी, और उस घटना को इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है उस घटना को, और उसके बाद दोबारा इतनी बड़ी घटना, और इतने बड़े इंसान के घर में एक्टर हैं वो, और वहाँ तो पुलिस तैनात ही रहती है, और उसके बावजूद ऐसी घटना ये निकलकर जो सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर। तो इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया, उन्होंने भी बाबा सिद्दीकी का जिक्र करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है जो निकलकर सामने आया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आंचल इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान के घर में देर रात वहां पर कुछ लोग पहुंचे और उनके ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति अभी बेहतर बताई जा रही है, और भी जो अपडेट है हम आपको बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई में पॉश इलाके में और जहां महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, वहां किसी के घर में, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर में घुसकर कोई हमला कर दे, यह बहुत हैरान करने वाली बात है अमलेंदु जी। और इसको लेकर निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और उठना लाजमी है। हाँ, बहुत सवाल उठ रहे हैं समीर जी। और एक तरीके से कहा जाए कि जो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था, अब देखिए जैसा अभी बताया गया कि वो बाबा सिद्दीकी की घटना होने के बाद और उसके बाद अगर सैफ अली खान के ऊपर इस तरीके से घर पे ही हमला हो जाए, तो ये निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंताजनक स्थिति को बयां करता है। हालांकि जो उनका परिवार है सैफ अली खान का, उसने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक अपना जारी किया है वक्तव्य, और कहा है कि सैफ अली खान सर्जरी के बाद बाहर आ गए हैं और खतरे से बाहर हैं। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और पुलिस घटना की जांच कर रही है। हम डॉक्टर नीरज उत्तमानी, डॉक्टर नितिन डांगे, डॉक्टर लीना जैन और लीलावती अस्पताल की टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके साथ सभी फैंस और शिक्षकों को उनकी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद। ये टीम सैफ अली खान की तरफ से वक्तव्य एक जारी किया गया और बताया जा रहा है समीर जी कि जो पहली जो सूचनाएं मिली उसके मुताबिक कि जो हमलावर था वो सैफ के बेटे जेह के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, और जेह का जो केयरटेकर था उसने उसे देख लिया, तो उसने चिल्लाया। वो जब चिल्लाया तो सैफ अली खान तो वो निकल कर कमरे से बाहर आए, और जैसे वो बाहर आए वैसे ही उसने हमलावर ने उन पर हमला कर दिया और चाकू से उन पर हमला किया। जी, तो उन पर सैफ अली खान पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, और गंभीर रूप से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति जो उनकी टीम ने सूचना दी है कि वो बेहतर बताई जा रही है। लेकिन इस घटना को लेकर महाराष्ट्र की कानून माफ कीजिएगा, कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो इसको देखकर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। सैफ अली खान पर जिस तरह से कानून व्यवस्था को, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था निशाने पर है, महाराष्ट्र में व्यवस्था किस तरह से चल रही है वो भी बड़ा गंभीर मसला है अमलेंदु जी। किस तरह से गृह मंत्रालय को, जो कानून व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी जिस विभाग के पास होती है, उस विभाग को लेकर जिस तरह से राजनीतिक सौदेबाजी चलती रही और आखिरकार अब तक वो मसला नहीं सुलझा है। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तमाम कोशिशों के बावजूद एकनाथ शिंदे को यह विभाग नहीं दिया, अपने पास रखा हुआ है, और अब जिस तरह से वो इस पर घिरते नजर आ रहे हैं, ये वहां पर जो गठबंधन सरकार है उस पर भी असर डालने वाला लगता है कि यह घटना बनने वाली है। हाँ, बिल्कुल बनने वाली है ये घटना, चूंकि एकनाथ शिंदे लगातार मांग रहे थे कि उनको गृह मंत्रालय दे दिया जाए, और देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। और पिछली बार भी गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, और जब से वहाँ सरकार बनी है महायुति की, तब से कानून व्यवस्था मुंबई की बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और अब यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहेगा तो मुंबई की और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था इसी तरीके से खराब रहेगी और खराब से खराब होती जाएगी। उधर इनके जो एक दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, वो भी काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिरे हुए हैं, चूंकि उनके एक मंत्री जो हैं धनंजय मुंडे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। बीट के एक सरपंच की जो जान ली गई उसमें उनके एक समर्थक जो उनके करीबी, उनका नाम आ रहा है, और ये आरोप लग रहे हैं कि अजित पवार जो है उसको बचा रहे हैं। तो ये अब महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए वो हलचल इससे मचेगी। और सैफ अली खान का जो मामला है, इसने एक बार से फिर से सवाल उठा दिया है कि महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार आई है वो कानून व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पा रही है। बिल्कुल, और वहां पर सरकार इसी मुद्दे को संभाल नहीं पा रही है, और बॉलीवुड के अभिनेता और तमाम लोग उससे जुड़े हुए कितने सुरक्षित हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री कितनी सुरक्षित है, इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि फिल्म इंडस्ट्री, ये जो बॉलीवुड उद्योग है, ये इंडस्ट्री है, इससे ये मुंबई की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण इसका योगदान
बयान है, और जब उसी के लोग, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग सुरक्षित नहीं है तो मुंबई कितनी सुरक्षित है? निश्चित तौर पर इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर सरकार वहां की विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के निशाने पर इसलिए भी है कि जिस तरह से एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के बीच अभी तक तमाम तरह की सौदेबाजी चल रही है। एकनाथ शिंदे अब तक नाराज बताए जा रहे हैं और गृह मंत्रालय वहां सबसे ज्यादा विवादों में है। उन सारी चीजों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और अब यह राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आने वाली है। सरकार बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और लंबे समय तक सरकार का गठन नहीं हो पाया, यानी कुल मिलाकर वहां एनडीए की जो के घटक दलों के बीच की उथल पुथल है उसको लेकर जो सरगर्मी बनी हुई थी एक बार फिर वो उजागर हो गई कि घटक दलों के बीच किस तरह के रिश्ते हैं और सरकार अब कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से उस पर निशाना साधा जा रहा है। हाँ, कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा जा रहा है और समीर जी ये मसला जो है वो अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में भी आ गया है। अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, इस कठिन समय में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। तो ये उन्होंने लिखा है। जो सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने जो है वर्षा एकनाथ गायकवाड़, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जो है सवाल किए। उन्होंने एक पोस्ट लिखा, उसमें लिखा कि इस बेशर्मी भरे हमले से बेहद स्तब्ध हूं। मुंबई में क्या हो रहा है, यह सब बांद्रा में हुआ जिसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, यही सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। फिर आम आदमी किस तरह की सुरक्षा की उम्मीद कर सकता है? हम आए दिन मुंबई और MMR में बंदूक, हिंसा, डकैती, चाकूबाजी की घटनाओं के बारे में सुनते हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उधर दूसरी तरफ जो फिल्म अभिनेत्री हैं पूजा भट्ट, उन्होंने भी इस हमले की निंदा करते हुए एक पोस्ट लिखा है और उसमें कहा है कि बांद्रा में और अधिक पुलिस की मौजूदगी, मतलब उन्होंने मांग की। उन्होंने लिखा कि क्या इस अराजकता पर लगाम लगाई जा सकती है? हमें बांद्रा में और अधिक पुलिस की मौजूदगी की जरूरत है। शहर और खासकर उपनगरों की रानी पहले कभी इतनी असुरक्षित महसूस नहीं हुई थी। ये कहना है पूजा भट्ट का। समीर जी बिल्कुल। तो इस पूरे जो बॉलीवुड के तमाम जो लोग हैं, एक्टर्स हैं, निर्माता हैं, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक दलों की ओर से आ रही हैं। और जिस तरह से मुंबई में सैफ अली खान के घर पर घुसकर उनके ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला, निश्चित तौर पर वो कानून व्यवस्था को पर सवाल उठाने वाला है और सवाल उठाए जा रहे हैं। एक इतने सुरक्षित स्थान पर जहां पर वो रहते हैं, सुरक्षित स्थान है, वीआईपी इलाका है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके घर के भीतर घुसकर कोई, चाहे वो चोरी के मकसद से घुसा हो जैसा कि पुलिस का अभी तक का दावा है, किसी भी मकसद से घुसा हो और उन पर हमला करके वापस आ जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठाने वाला है महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर, मुंबई की कानून व्यवस्था पर, किस तरह से वहां पुलिस सक्रिय है। और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं, दूसरे जगहों पर होती रही हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण इलाके में, और महाराष्ट्र में भी कुछ महीने पहले की ही बात है, किस तरह से वहां बाबा सिद्दीकी की जान ली गई थी, उनको मारा गया था। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं कि मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए काफी एक गंभीर मुद्दा हो सकता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री अब धीरे धीरे वो जिस तरह से डिसेंट्रलाइज हो रही है और मुंबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो फिल्म इंडस्ट्री है। इस स्थिति में ये महाराष्ट्र के लिए भी काफी गंभीर मुद्दा बनने वाला है। सैफ अली खान पर जिस तरह से हमला हुआ है और जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच समीर जी खबर ये कि इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद एनसीपी शरद पवार की जो सांसद है सुप्रिया सुले, उन्होंने सैफ अली खान के परिजनों से बातचीत की और घटना की उन्होंने जानकारी ली है। और इसी तरीके से जो हमले के वक्त जो है करीना कपूर और उनके बच्चे जो थे वो घर में सैफ के साथ ही थे, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इधर जो जूनियर NTR कहे जाते हैं, जो कि तेलुगु फिल्मों के अभिनेता हैं, उन्होंने भी जो है वो एक्स पर लिखा है कि सैफ पर हमले के बारे में सुनकर हैरान और दुखी हूं और उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। उधर करीना कपूर की टीम जो है उसने एक बयान जारी किया है और उसने कहा है कि सैफ अली खान को कई चोटें आई हैं और करीना की टीम ने पुष्टि की कि उनकी सर्जरी मतलब चल रही थी। काफ़ी देर पहले का बयान था, अब तो आया है कि वो उनका सर्जरी पूरी हो चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं और
खतरे से बाहर हैं और डॉक्टर जो हैं वो उनकी निगरानी कर रहे हैं। इधर प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं उन्होंने एक संदेश अपना जारी किया, एक वीडियो जारी किया है ट्विटर पर, और हम चाहेंगे कि अगर हमारी टीम के पास वो हो तो उसको सुनवा सकते हैं। जी, प्रियंका चतुर्वेदी को जो शिवसेना की सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। बहुत ही गंभीर इस घटना को माना जा रहा है। सैफ अली खान के घर में घुसकर जिस तरह से उन पर जानलेवा हमला हुआ है, और इसको लेकर पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री चिंतित दिखाई जा रही है। और कहा है जो प्रियंका चतुर्वेदी ने कि यह कितनी शर्म की बात है कि मुंबई में एक और हाई प्रोफाइल हत्या की कोशिश की गई। सैफ अली खान पर हमला एक बार फिर मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठाता है। प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने इस जो मुंबई की और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर गंभीर सवाल उठाया है। और यह सवाल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग उठा रहे हैं और राजनीतिक दलों के लोग भी उठा रहे हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दिखाई पड़ी है। अगर कोई आती है तो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। मैं आपको याद दिला देना चाहूं, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है। वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान को। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, चोर को कैसे कोई रोक सकता है, पुलिस कहां तक जा सकती है, पुलिस हर जगह जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। चप्पा चप्पा इस शहर का हो या महाराष्ट्र का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पुलिस टीम्स की बनती है। बीड़ में हमने देखा एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वहां पे भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ अब तक नहीं मिला है। उनके तार कहां तक जुड़े हैं उस सरपंच मर्डर में सब जानते हैं, उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर कोई उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। आज अगर पुलिस पेट्रोलिंग सही मायने में बांद्रा में होती, जहां पे ये तीनों घटनाएं हुई हैं, तो शायद इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूं इससे हम सब जागरूक रहेंगे और आम आदमी राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, और जो इसके पीछे है और जो अगर कोई षड्यंत्र की वजह से हुआ है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है। तो इस मुद्दे पर किस तरह से सरकार घिरी नजर आ रही है। मुंबई की कानून व्यवस्था, जो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि दुनिया में बेहतरीन कानून व्यवस्था वहां की पुलिस का सिस्टम माना जाता है, लेकिन वो किस तरह से कमजोर हो चुका है, इस घटना से ये साफ पता लग रहा है। इस मुद्दे पर अब सरकार को विपक्षी दल घेर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में रहने वाले महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा किस कदर जो है वो मुश्किल में दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान आया हो या फिर पुलिस का बयान जो आया भी है उस पर भरोसा कोई नहीं कर रहा है। जिस तरह से राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि कोई व्यक्ति चोरी के मकसद से घुसकर इस तरह से इतना जानलेवा हमला कैसे कर सकता है। हाँ बिल्कुल समीर जी, हालांकि सूचना ये थी कि 11:30 बजे देवेंद्र फडणवीस जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हमारी नज़र में नहीं आई है, और उनका जो ट्विटर हैंडल है वो जो लाइव कर रहा है वो किसी और कार्यक्रम
कार्यक्रम की लाइव कर रहा है कि वो किसी और कार्यक्रम में मौजूद हैं। इधर शरद पवार जो हैं उन्होंने सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और शरद पवार का कहना यह है कि ये जो हाई प्रोफाइल बांदा इलाका है उसमें ये जो हुई और घटना ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और यह मुंबई में बिगड़ती कानून व्यवस्था का एक चिंताजनक संकेत है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उसी इलाके में एक हत्या हुई थी और अब यह हो गई है। सरकार विशेष रूप से मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि उनके पास गृह विभाग का पोर्टफोलियो है, ये कह रहे हैं शरद पवार। यानी अब देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे घिरते हुए नजर आ रहे हैं जो मुंबई में और महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। उधर जो संजय राउत हैं उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सैफ एक प्रसिद्ध अभिनेता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में थे और अधिकांश पुलिस बल उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। आम आदमी और यहाँ तक कि सार्वजनिक हस्तियां भी असुरक्षित हैं। वर्तमान में 90% पुलिस बल का उपयोग राजनेताओं के लिए किया जा रहा है। ये बड़ी समीर जी संजय राउत ने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है कि कल प्रधानमंत्री भी वहीं थे मुंबई में और सारा पुलिस बल जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगा दिया गया और आम जन को जो है वो छोड़ दिया गया कि वो अपने भरोसे रहें और इसलिए जो है ये इस तरह की घटना हुई और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। यानी इस मामले पर देवेंद्र फडणवीस बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था यानी जो महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय है सरकार का वो एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शरद पवार जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री ने अपने पास उसको जानबूझकर रखा है। बहुत उनको उस विभाग से काफी प्रेम था क्योंकि एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे उस विभाग को पाने के लिए, उनको नहीं दिया गया। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद कानून व्यवस्था का यह हाल क्यों है। लेकिन संजय राउत का जो सवाल है वो भी अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है कि सुरक्षा व्यवस्था 90% सुरक्षा व्यवस्था राजनेताओं के लिए लगी हुई है और 10% की सुरक्षा व्यवस्था बाकी पूरी मुंबई की सुरक्षा में लगी हुई है। यह बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि मुंबई में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग रहते हैं। एक पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां पर रह रही है और उससे जुड़े हुए लोग रह रहे हैं, काम हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था वहां से चल रही है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। अगर वहां की कानून व्यवस्था इस तरह से है तो पूरी मुंबई की कानून व्यवस्था किस कदर होगी। और ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार को इस पर जवाब देना है और लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। पुलिस की प्रतिक्रिया पर भरोसा नहीं हो रहा। जी अमलेदु जी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और देवेंद्र फडणवीस का ट्विटर हैंडल जो है वो इस घटना पर बिल्कुल खामोश है, किसी तरीके का कोई बयान नहीं। लेकिन 3 घंटे पहले वो हिंदुओं को जरूर जगा रहे हैं, यानी जो उनका काम है वो अपना कर रहे हैं। और एक जो गीत द रियल हीरोज करके जो है वो एक कोई वीडियो किया है और जागो हिंदू जागो, यह गीत अतिशय सुंदर है। हिंदू जागो हिंदू जागो गीत बहुत सुंदर है, ये करके वो ट्वीट कर रहे हैं। तो हिंदुओं को जगाने पर अभी लगे हुए हैं लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं है देवेंद्र फडणवीस को। जी बिल्कुल, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं और उनको एनसीपी के नेता शरद पवार याद दिला रहे हैं कि आप ही के पास गृह मंत्रालय है। इसमें बड़ा संदेश छिपा हुआ है अमलेंदु जी कि गृह मंत्रालय की याद दिला रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप ही के पास है ये। जी जी, अब सवाल ये है कि कुछ भी याद दिलाते रहिए लेकिन जिसको याद नहीं करना है वो क्यों याद करेगा। जी तो ऐसे तो याद तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को दिलाया था कि राजधर्म का पालन करो, लेकिन ना तो पालन अटल बिहारी वाजपेयी करते थे ना मोदी जी करते हैं। जी तो बताने के लिए कुछ भी बताया जा सकता है। तो आप क्यों पालन करें, वो जब मुख्यमंत्री बन गए और लक्ष्य यही था कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने, वो बन गए हैं। तो अब गृह मंत्रालय अपने पास रखना था, रख लिया गृह मंत्रालय। अब मुझे लगता है समीर जी कि इसके बाद इस घटना के बाद अब सीधे सीधे जूतम पैयार की स्थिति जो है वो महायुति में देखने को मिलेगी। चूंकि एकनाथ शिंदे तो पहले कह रहे थे कि गृह मंत्रालय उनको दो, वो ठीक करेंगे और पहले भी देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहा है। तो जब से देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय है महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है और एकनाथ शिंदे लगातार ये कहते रहे, उनकी पार्टी कहती रही कि उनकी योजनाओं की वजह से महायुति की सरकार दोबारा लौटी हुई है। हालांकि उस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं, लेकिन जीत हुई और उस जीत का श्रेय एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी अपनी योजनाओं को दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लागू की थी। लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस अपने ही पास गृह मंत्रालय रखे हुए हैं और गृह मंत्रालय का हाल यह है कि अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला हो जाता है और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आता। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है लेकिन वो जो सैफ अली खान के घर पर काम करने वाले लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं लेकिन अभी तक जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है वो अभी पकड़ से बाहर ही बताया जा रहा है। अमलेंदु जी,
हाँ, वो पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। हालांकि 3 संदिग्ध जो हैं वो बताए जाते हैं कि हिरासत में ले लिए गए हैं और उनके नौकर भी जो हैं वो सैफ अली खान के वो हिरासत उनसे पूछताछ हो रही है। तो अब ये भी हो सकता है कि नौकरों से पूछताछ इसलिए हो रही है ताकि वो कुछ बताएं कि हमलावर किस तरीके का था, कौन था। लेकिन ये घटना एक तरीके से सीधा जो है वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की इस तरीके की सरकारें हैं वहाँ कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त है कानून व्यवस्था। और डबल इंजन की सरकार का आपने जिक्र किया अमलेंदु जी, और महाराष्ट्र की सरकार का। महाराष्ट्र की सरकार में चुनाव लड़ने से लेकर जीतने के बाद और सरकार गठन तक जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं उससे पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को संदेह की निगाह से देखने लगा है। चाहे वो बिहार हो, चाहे यहां पर महाराष्ट्र में भी अभी संदेह की स्थिति बनी ही हुई है। इसका असर दूरगामी प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में भी अभी बहुत कुछ जो चीजें चल रही थी उसमें अभी कोई परिवर्तन होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब इस घटना से गृह मंत्रालय एक बार फिर चर्चा में आया है और महाराष्ट्र में भी महायुति गठबंधन एक बार फिर खटाई में पड़ता दिखाई पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल, महागठबंधन खटाई में पड़ता दिखाई पड़ सकता है। और ये अब विपक्ष जो है वो इस घटना को लेकर देवेंद्र फडणवीस के ऊपर काफी ज्यादा हमलावर है। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जो मुंबई से सांसद है कांग्रेस की, उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी करके और ट्विटर पे काफी ज्यादा उन्होंने लानत मनारत की है उन्होंने। और बीड हो या पुणे हो, नवी मुंबई हो, मीरा रोड हो, मुंबई, सब सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। समीर जी, हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर उनके पास हो तो वो सुनवा भी सकते हैं। वर्षा गायकवाड़ को सुनते हैं, मुंबई से सांसद हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। वो लिख रही हैं कि एक पद्मश्री विजेता लोकप्रिय अभिनेता जो एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बांद्रा जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में रहते हैं, उनके घर में घुसकर कोई उनको चाकू मारकर चला जाता है। ये कितनी भयानक घटना है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की आए दिन धज्जियां उड़ रही हैं। बांद्रा में एक नेता की गोली मार दी जाती है, एक अभिनेता के घर पर गोलियां चल जाती हैं और अब सैफ अली खान पर हमला हो जाता है। ये सारे हमले इन सभी लोगों के घरों और कार्यालयों के आसपास हुए हैं। जब इतने नामी गिरामी लोग अपने घर और दफ्तर में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। बीड हो, पुणे हो, नवी मुंबई हो, मीरा रोड हो या मुंबई में हाल में हुई घटनाएं हो, एक बात स्पष्ट है कि कानून का खौफ अब गुनहगारों में नहीं रहा। जब गुनहगारों का संरक्षण सत्ताधारी नेता खुद कर रहे हो तो यह डर पैदा भी कैसे होगा। इन सब घटनाओं ने महाराष्ट्र की छवि को मलिन कर दिया है और लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री जवाब दो। जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था अगर इस तरह की है तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा और मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय भी है तो निश्चित तौर पर उनसे पूछा जाएगा। सुनते हैं वर्षा गायकवाड़ को जिन्होंने वीडियो जारी करके ये बात कही है और तमाम सवाल उठाए हैं महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर और महाराष्ट्र की सरकार पर, देवेंद्र फडणवीस पर। तो वर्षा गायकवाड़ ने सवाल उठाए हैं, मुंबई से वो सांसद हैं और एकनाथ शिंदे, ये माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस इस मामले में अब विपक्ष के ही निशाने पर नहीं है। मुझे लगता है अमलेंदु जी कि निश्चित तौर पर चाहे खुले तौर पर ना हो, वो गठबंधन के सहयोगियों के निशाने पर भी अब आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, गठबंधन के सहयोगियों के निशाने पर साफ तौर पर आ जाएंगे और ये एकदम बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल सीधे उठ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पे। चूंकि गृह मंत्रालय उनके पास हो, गृह मंत्रालय को लेकर ही काफी पेच फंसा रहा था। यहां तक कि मंत्रिमंडल तय नहीं हो पाया और मंत्रिमंडल तय हो गया, उसके बाद विभागों में बंटवारा नहीं हो पाया। विभागों में बंटवारा हो गया, उसके बाद भी लंबे समय तक जो है वो एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद का अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। तो यानी गृह मंत्रालय को लेकर काफी ज्यादा था और अब ये विवाद जिस तरीके से आया है और जो सैफ अली खान का मसला आया है, इस पर अब देवेंद्र फडणवीस सीधे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। समीर, तो देवेंद्र फडणवीस घिरते नजर आ रहे हैं, सरकार घिरती नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, वो कैसे हुआ और इससे पूरा का पूरा जो मुंबई का सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था है, क्योंकि अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, सामने आ रही हैं, उससे ये वहां की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे थे, नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि अगर देवेंद्र फडणवीस के पास एक गृह मंत्रालय है तो देवेंद्र फडणवीस विपक्षी नेताओं के साथ साथ अब अपने सहयोगी नेताओं के निशाने पर भी आएंगे और आ ही रहे हैं।
इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र की सरकार पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और यह गंभीर मसला है। सबसे बड़ी बात यह कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में रहती है और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा किस तरह से दांव पर लगी हुई है। चिंता जता रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी और राजनीति से जुड़े लोग भी। तो गंभीर मसला है। अब इसकी जांच में क्या आता है, कौन आता है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। सैफ अली खान के घर पर काम करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार की ओर से भी कोई इस पर अभी बयान नहीं आया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी लगातार। और इसके अलावा जो राजनीतिक खबरें हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के निशाने पर मोहन भागवत हैं, कांग्रेस पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी उनका बचाव भी नहीं कर पा रही है, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, हमारे नियमित कार्यक्रमों के साथ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।